चलो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स में आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट्स में जो प्रॉपर्टी था उनको यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चंस में हम कैलकुलेशंस कम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी तो हमें ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि एक रो में हम दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारी टेक्निक्स क्या क्या हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को। एक तो हम रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और रो वाइज या कॉलम वाइज अगर ऐड करके सेम वैल्यू आ रहा है तो मतलब इट इज़ वर्किंग। फिर हमने उसको रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड किया, जो भी सेम वैल्यू आया उसको कॉमन बाहर निकाल दिया तो 1 1 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 1 1 आया, इससे हमने एक 1 से बाकी दो को 0 बना लिया और फिर एक्सपेंड कर दिया। एक टेक्निक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मतलब एक तो हमने बोला था कि जितना भी मैक्सिमम 0 बना सकते हैं उतना मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश किया, दूसरा ये हो गया। तीसरा फिर किसी किसी जगह पे क्या होगा कि हमने रो वाइज कुछ ए बी सी मल्टीप्लाई किया या एक्स वाई जेड जो भी इन्वॉल्व है और कॉलम वाइज उसको निकाल लिया। तो अगर हमने रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमें बाहर ए से डिवाइड करना पड़ेगा, बी से मल्टीप्लाई किया दूसरी रो को तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा, और कॉलम वाइज हो सकता है कि कॉमन आ जाए। ये ठीक है, ये भी एक टेक्निक है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा। किस क्वेश्चन में काम करेगा उसमें हम देख सकते हैं कि अगर मान लिया ए स्क्वायर लिखा है, ए बी बी सी इस तरह की चीज़ें दोनों इन्वॉल्व हैं, ए बी बी सी जैसी चीज़ इन्वॉल्व है तो वहाँ पे ये मोस्ट प्रॉबेबली काम करेगा। ये बस कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय हेल्प कर सकता है। तो इसी के बेसिस पे विल सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन इवैल्यूएट फर्स्ट, मान लिया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में तो ये जैसे 1 दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें तुरंत हिंट लग जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो इन 1 से हमने क्या किया, इस वाले 1 से इन दोनों को 0 बनाया। तो उसका मतलब क्या है कि इसको 0 बनाने के लिए रो वाइज ऑपरेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये दोनों एक साथ पिक्चर में आएगा, तभी इन दोनों के बीच में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, फिर रो 3 गोज टू इस 1 को भी 0 बना लिया, रो 3 माइनस रो 1। तो 1 ए स्क्वायर, रो 1 तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ, रो 2 और रो 3 चेंज हो रहा है, और रो 2 और रो 3 दोनों में से रो 1 को ऐसे घटा दिया है। तो ये आ जाएगा 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो हम इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय रो 2 में से b माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे ही रो 3 में से c माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 0 है तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये कॉमन निकल गया तो 1 ए स्क्वायर। मतलब अगर नहीं भी निकालें, सीधा सीधा इसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दें तो भी चलेगा। ये तो हमने जस्ट तुम्हें ये बताने के लिए कि यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दिस कि इस पूरे में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, ये b माइनस ए बी प्लस ए है, ये c माइनस ए सी प्लस ए है, इसलिए कॉमन निकाल सकते हैं। तो b माइनस ए कॉमन निकल गया, ये हो जाएगा 1 b प्लस ए 0 1 c प्लस ए विच इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो b माइनस ए सी माइनस ए इंटू ऐसे आ जाएगा 1 इंटू इसके रिस्पेक्ट में ओपन करें दिस इंटू दिस, तो c प्लस ए माइनस बी प्लस ए, ये 1 के साथ आ गया, बाकी तो दोनों 0 0 है तो यही रहेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू b माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसको भी पलट दिया, इसको भी पलट दिया, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे लिखने से वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया प्रॉपरली, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लिया ऐसे लिखा है 1 1 1 ए बी सी बी सी ए सी ए बी, मान लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बड़े आराम से हम ऐसे कर सकते हैं कि इस 1 से इन दोनों को 0 बना लिया, फिर वैसे ओपन कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बड़े आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू इलस्ट्रेट कि हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे कैसे लगा सकते हैं। हमने क्या किया, जैसे ये बी सी है, इसमें ए की कमी है, तो हमने क्या किया, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर ए बी सी, ये हो गया। इसमें बी की कमी है सिमेट्रिक बनाने के लिए, तो रो 2 को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी स्क्वायर ए बी सी, ऐसे ही सी स्क्वायर ए बी सी, ये आ गया। ठीक है, बट रो 1 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो वो ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगा, उसको हमें ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा नलीफाई करने के लिए, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब बैलेंस हुआ है, जो ए एक्स्ट्रा आया ए, मतलब ऐसे कर बोल सकते हैं, यहाँ से ए निकालोगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी निकालोगे सी निकालोगे वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय हमने क्या किया है, रो 1 को लिखा है ए रो 1, रो 2 को लिखा है बी रो 2 एंड रो 3 को लिखा है सी रो 3, ऐसे करके लिखा है। अब ये देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ से तो हम ए बी सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन निकाल के बाहर ले गए, ए बी सी अपॉन ए बी सी, यह आ जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाते समय क्या किया, कॉलम 3 से ए बी सी बाहर निकाला है, ऐसे किया है। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखो इस रो को रोल ओवर कराया, मतलब हमने इसको उठाया और इन दोनों को एक साथ खिसका दिया, तो जो जगह बची उसको 1 1 1 ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इस वाले कॉलम को रोल ओवर कराया, C3 रोल्ड ओवर 2 कॉलम्स। ठीक है, तो अगर 2 कॉलम पे रोल ओवर कराया तो -1 का स्क्वायर हो गया, विच इज़ नथिंग बट अगेन 1। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो तो बेसिकली क्वेश्चन 1 में यही लिखा हुआ है 1 1। ठीक है, ये तो मैंने देखो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है कि एक डिटर्मिनेंट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें लगेगा इसका फ़ायदा क्या है, इसके आगे फिर उतना ही इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये तो मैंने इन प्रॉपर्टीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए ऐसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, अदरवाइज़ तो अगर हमें इवेल्युएशन करना होता तो सीधा सीधा घटा देते इसको, एक 1 से बाकी 2 0 बना देते तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। तो दिस इज, ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ पे क्या किया गया है, यूजिंग क्वेश्चन 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम चलो ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी ए बी, मान लिया ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने वो बोला था कि रो वाइज और कॉलम वाइज चेक किया, तो अगर मैं रो 1 में ये सब जोड़ दूं, मतलब कॉलम 1 में या रो 1 में, रो 1 में ऐसे जोड़ लें या कॉलम 1 में इन दोनों को जोड़ दें, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, c प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, मतलब सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ आ जाएगा तो अच्छी बात है। हमने क्या किया, कॉलम 1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3, कॉलम 1 में तीनों जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर b प्लस सी प्लस ए, c प्लस ए प्लस बी। ये बता रहा है कि केवल कॉलम 1 को हमने चेंज किया है, तो कॉलम 2 और 3 में कुछ भी नहीं किया, बी सी ए बी ऐसे लिखा रहने दिया।
अब हमने क्या किया इसमें से, ऑफ कोर्स कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो आ गया a प्लस बी प्लस सी बाहर, अंदर बचेगा 1 1 1 b c c a b। चाहे तो डायरेक्टली ओपन कर दो, चाहे इस 1 से इन दोनों को 0 बना लिया, ठीक है। तो इसको बाहर सिग्मा a लिख दें, 1 b c, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया तो 0 0। कैसे बनाया, रो 2 में से रो 1 घटाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे फिर वही किया, रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस रो 1। तो यह आ जाएगा c माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी। अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया तो आ जाएगा सिग्मा a 1 इंटू सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस a माइनस सी, a माइनस बी, यह आएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा a, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ये तो c माइनस बी है, b माइनस सी, इसको पलटा तो b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी का स्क्वायर हो गया, पलटने की वजह से माइनस आ गया, माइनस 2bc ऐसे हो गया, और यहाँ से माइनस a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, ये आ गया, ठीक है। इस माइनस और इस माइनस को बिल्कुल बाहर ले गए, माइनस सिग्मा ए, अंदर कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2bc प्लस बी सी, तो ए की बी सी बचेगा माइनस ए सी माइनस ए बी, ये हो गया, ठीक है। ये तो लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहो। ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मान लिया ऐसे लिखा है a प्लस बी प्लस 2c, c c a b, b प्लस सी प्लस 2a, a b, c प्लस a प्लस 2b। मान लिया ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो जैसा हमने पहले बताया कि हर क्वेश्चन में वी विल ट्राई कि एक रो में सारे एलिमेंट बराबर आ जाएं, जैसे ये आ गया, फिर उसको कॉमन निकाल दिया तो 1 1 1 आ जाए, फिर एक 1 से बाकी दोनों को 0 बना दें, ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अपना, ठीक है। अब दिस मे और मे नॉट वर्क, ठीक है, काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। अगर हम रो वाइज ऐड करें तो इसमें ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 4c हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 4b प्लस a प्लस सी। तो ये तो अलग अलग चीज़ें आनी, ये तो एक जैसी चीज़ नहीं आई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, c और 2c देख के हमारे दिमाग में ये आता है, ये आ सकता है कि हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दें तो 2c चला जाएगा, बट फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ तो ऐसे वो 0 0 बनेगा नहीं, तो ये भी कोई मज़ेदार बात नहीं है। बट अगर हम कॉलम वाइज ऐड करें, इसमें ऐड कर दें ये और ये, तो a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस बी, सब दो बार आ जाएंगे, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, b प्लस सी, एक बार यहाँ से आ गया, एक बार यहाँ से आ गया, यहाँ से ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया कि कॉलम 1 में ये दोनों ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे तो मैं तुम्हें एक एक स्टेप करके दिखा रहा था, यहाँ पे भी दिखा रहा था, तो अब हम शायद थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हम एक दो स्टेप आगे भी देख सकते हैं। तो अगर हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ दिया ऐसे, तो दिस प्लस दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले सेम कॉलम बनाया इसी की तरह, फिर कॉमन निकाला, उसको हम एक ही स्टेप में लिख देते हैं। अगर कॉलम 1 में ये दोनों ऐड किया तो यहाँ पे सब जगह कितना आ जाएगा,
ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, मतलब हमने दो स्टेप एक साथ कर दिया। एक तो हमने बोला कॉलम 1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, फिर कॉलम 1 जो सेम चीज़ आ जाएगी ऐसे, उसको कॉमन निकाल दिया A प्लस बी प्लस सी। ऐसा करने से दो स्टेप एक साथ लगा दिया, यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, इन पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, ए बी प्लस सी प्लस 2A, ए सी प्लस ए प्लस 2B बी। अब इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, सो दिस विल बी 2 सिग्मा ए। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट रो को घटा दिया इन दोनों में से, तो यहाँ से ये घटाएंगे तो 0 0, ए घटाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, बी में से बी गया 0, ए में से ए गया 0, इसमें से बी गया, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय क्या किया है, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1, ये किया है। ठीक है, अब डायरेक्टली इसी के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर देते हैं। तो 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 सिग्मा ए बाहर पड़ा हुआ था पहले से ही, और 1 इंटू दिस इंटू दिस, मतलब सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए माइनस 0 इंटू 0 0। इन दोनों का तो वैसे 0 होगा, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नोट इट डाउन। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी क्वेश्चन नंबर 6, मान लिया ये क्वेश्चंस,
ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहली रो को ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को सी से मल्टीप्लाई किया। तो ऑफ कोर्स ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बाहर भी ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, इसको बी से मल्टीप्लाई किया है, इसको सी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये वही टेक्निक हो गई। हमने क्या कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी काम कर जाएगा कि हम रो वाइज मल्टीप्लाई करें, कॉमन वाइज कॉमन निकाल लें। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ये आ गया। अब इसमें दिख रहा है कि पहले कॉलम में से ए कॉमन आ जाएगा, सब जगह ए आ गया, दूसरे में से बी कॉमन आ जाएगा, तीसरे में से सी कॉमन आ जाएगा, तो निकाल दिया। मतलब कॉलम 1 में से ए कॉमन, कॉलम 2 में से बी कॉमन, कॉलम 3 में से सी कॉमन, तो बाहर तो ए बी सी 1 हो जाएगा। अंदर क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1, पहले में से अगर ए कॉमन गया है तो ये हो गया, दूसरे में से बी कॉमन गया है, ठीक है, तीसरे में से सी कॉमन गया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसके आगे मैंने पहले कॉलम वाइज जोड़ा इसको, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस 1, अगले वाले में आ जाएगा 3 बी स्क्वायर प्लस 1 3 सी स्क्वायर प्लस 1। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो बेकार है, कोई यूज़ नहीं है उसका। उसकी बजाय हमने क्या किया, रो वाइज ऐड किया। अगर इसमें इन दोनों को ऐड किया तो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, वो काम कर जाएगा। अगर मैंने रो वाइज ऐड किया, ठीक है, मतलब रो 1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किया तो फिर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, फिर सिग्मा ए स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 प्लस सिग्मा ए स्क्वायर, और इन पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, रो 2 और रो 3 पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या किया है, ऑफ कोर्स रो 1 में से 1 प्लस सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन निकाला है, ठीक है। नाउ यू कैन सी, एक में अगर 1 1 1 आ गया तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाया। जब इस 1 से इसको 0 बनाएंगे तो कॉलम वाइज ऑपरेशन चलेगा, मतलब कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दिया तो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से ये घटा दिया तो 0 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 1 सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया 0, ठीक है। यहाँ 1 में से 1 गया 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0 1, ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया, तो दिस विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ये लिखा था, अंदर आ जाएगा कौन सा एलिमेंट है 3 प्लस 3, ठीक है, इवन नंबर है, तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 0, मतलब 1 आ गया नेट, तो नेट आंसर ये आ गया, ठीक है, यही आंसर आ गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम कॉलम वाइज जोड़ें तो y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2y प्लस एक्स प्लस जेड आ गया। फिर ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो 2z प्लस 2x आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 2y प्लस जेड आ जाएगा, मतलब कोई मज़ेदार वाली बात नहीं, कुछ नहीं आया कॉमन। बट अगर हम रो वाइज जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई, 2x वाई जेड आ गया, ये x वाई जेड आ गया, ये भी x वाई जेड आ गया।
तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेप एक साथ कर लेते हैं। फिर दोबारा R1 को हमने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 और फिर रो 1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन तो यह आ गया, अंदर बचा 2 1 1 और ये तो ऐसे ही है। ठीक है, अब इसमें देखने लायक बात क्या है कि इन दोनों को जोड़ के अगर मैं इसमें से घटा दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा एक साथ। अगर किसी भी रो में 2 बार 0 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर देंगे। तो हमने ऐसे ही किया। क्या किया? कॉलम 1 गोज़ टू कॉलम 1 -2 -3, मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दिया। तो जो बाहर लिखा है वो तो ऐसे ही रहेगा, दिस प्लस दिस 1, मतलब 2 में से ऐसे घटाएंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया। x प्लस वाई में से y प्लस जेड घटाएंगे तो x माइनस जेड आएगा। 1 1 जेड x y जेड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो सिग्मा x, ये कौन सा एलिमेंट है? 3 1, 3 प्लस 1 इवन हो गया, तो x माइनस जेड इंटू इसको हटाने के बाद दिस इंटू दिस x माइनस दिस इंटू दिस जेड। सो आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, देखो पहले 8th पे आ जाते हैं। पहले 8th कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के 3 7 11 5 9 13 8 6 10 5 3 8 9 7 6, हमें फील आ जाना चाहिए कि एक जैसे ही नंबर है, इसमें ही 10 है, इसमें ही 10 है, 11 है, 13 है, इस तरह की एक ही बात आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हमने ये रो देखा 3 7 11, तो इसमें 3 7 11 ये कॉलम हो गया। ठीक है, 5 9 13 वो ये वाला कॉलम हो गया, 8 6 10 वो ये वाला कॉलम हो गया। तो इस वाले पहले वाले डिटर्मिनेंट में अगर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें तो ये ऐसे आ जाएगा 3 7 11 5 9 13 8 6 10, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाते समय हमने क्या किया है? कॉलम और रोज़ को इंटरचेंज किया है। इसमें अगर हम 2 कॉलम को ऐसे इंटरचेंज कर लें तो वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो माइनस ये 3 7 11 5 9 13 8 6 10, यहाँ से यहाँ पे हमने क्या किया है? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज किया है। किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, सॉरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखा है, तो अब इसका आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम ऐसे देखो, इस -2b और इस 2ab को देख के हमें काइंड ऑफ ये फील आ सकता है कि अगर मेरे उसको 0 बनाना होगा तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे इसमें, तो ये -2ab हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगा, उसको जब जोड़ेंगे तो 1 + a² + b² आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ ए सिमेट्रिक टर्म, बढ़िया है। इसको जब a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, ठीक है, तो a -2a विल गिव यू -a। ठीक है, फिर ये हो जाएगा -a³ माइनस, मैं इसको ऐसे बोला, इसको a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो जब a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो दोनों में से a कॉमन आ गया, अंदर ऐसे बचा -2 + 1 इतना इतना इतना, तो -2 + 1 विल गिव यू
-1, तो यहाँ से भी 1 + a² + b² आ गया, यहाँ से भी वही आ गया और ये 0 हो गया था। तो इस पूरे में से 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा। तो मतलब दिस इज़ वर्किंग, ये मेरे को देखना चाहिए। फिर अब ऐसे ही देखा, अगर इस 2ab को देखें और इसको b देखें तो इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, सॉरी इसमें घटा दिया, ये तो ऑलरेडी माइनस था तो जोड़ने से 0 हो गया। इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, बट जब ऑपरेशन ऐसे करेंगे तो होगा तो सभी जगह पे ना। इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया तो -2b², इसमें से घटाएंगे तो +2b², तो 1 + a² + b² हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा 1 + a² + b², दैट मीन्स इट विल वर्क। तो व्हाट विल डू, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस b टाइम्स कॉलम 3, मतलब इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया, एंड कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस a टाइम्स कॉलम 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा, सॉरी इसमें से घटाया, या ऐसे होते हैं -b से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो यह आ गया 1 + a² + b², यह आ गया 0, और इसमें से हमने क्या बोला था -b से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो b कॉमन आ गया, 2 माइनस दिस, यह आ गया। ठीक है, कॉलम 2 में a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो सिंपली 0, a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 1 + a² + b², a से मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो इसमें पहले हमने a कॉमन लिया, -2 + 1 - a²। कॉलम 3 को यूज़ किया है, कॉलम 3 कुछ चेंज नहीं हुआ, इट विल रिमेन -2b एंड 2a, 1 - a² - b²। ठीक है, तो ये भी 1 + a² + b² हो गया, ये भी 1 + a² + b² हो गया। तो दोनों जगह से, मतलब कॉलम 1 से भी 1 + a² + b² कॉमन निकाल लिया, एंड कॉलम 2 से भी 1 + b² कॉमन निकाल लिया। तो बाहर तो 2 बार हो गया का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 0 b, ये हो जाएगा 0 1 a, -2b 2a, 1 - a² - b², ये हो गया। ठीक है, अब चाहो तो एक बार ऐसे ओपन कर दिया, या फिर इस 1 से इस b को 0 बना दिया, मतलब रो 1 में b मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दिया। कर ही देते हैं पहले, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, ये ठीक है, 1 0 -2b 0 1 2a, ये तो चेंज होगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक क्या किया, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस b रो 1। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए, तो ये 0 हो गया, इस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, a हो गया। इसको b से मल्टीप्लाई किया, -2b² घटा दिया। ठीक है, तो -2b² घटा दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - a² + b²। अब इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो इट विल बी 1 + a² + b² का स्क्वायर इंटू, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस b² माइनस 2a²। कुछ गड़बड़ है, हाँ ये गड़बड़ है। -2 + 1 विल बी -1 और माइनस, तो ये माइनस का होगा तो ये -a बचेगा, -a बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी यही टर्म आ गया। तो अल्टीमेटली 1 + a² + b² का होल क्यूब ये आ गया।
तो नोट इट डाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट। एक तो हमने वही बोला था कि दो डिटर्मिनेंट्स को अगर हमने ऐड किया तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में ऐड कर सकते हैं, बट बाकी सब कुछ बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, तो मान लिया R1 R2 R3 है और R1 R2 डैश R3 है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो अब इसको रो 2 के रिस्पेक्ट में ऐड कर सकते हैं। R1 R3 ऐसे रहेगा, बस ये R2 प्लस R2 डैश। ठीक है, ऐसे ही मान लिया C1 C2 C3 प्लस C1 C2 C3 मान लिया C5। तो C1 C2 C3 दोनों में सेम है, तभी ऐड कर सकते हैं। केवल एक ही चीज़ के रिस्पेक्ट में ऐड कर सकते हैं, तो C1 C2 C3 तो ऐसे रहेगा। लास्ट वाला C4 प्लस C5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर कोई ऐसी नंबर्स लिखें। अब मान लिया सिग्मा वगैरह के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मान लिया थर्ड चीज़, कुछ हमने ऐसे लिख दिया कि डेल्टा R इज इक्वल्स टू कुछ R का फंक्शन है FR GR HR। ठीक है, ABCDEF। तो अगर हमें सिग्मा डेल्टा R चाहिए तो देखो, अगर यहाँ पे R नहीं आ रहा है तब तो क्या होगा, जब हम R का वैल्यू मान लिया 1 से लेके n तक रखा, तब तो क्या होगा कि ये की केवल ये वाली चीज़ चेंज होगी, क्योंकि R का वैल्यू यहीं आएगा, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स आएंगे n आएंगे, 1 रखा एक डिटर्मिनेंट आ गया, 2 रखा दूसरा डिटर्मिनेंट आ गया, 3 रखा तीसरा डिटर्मिनेंट आ गया। ऐसे जितने भी डिटर्मिनेंट्स को जोड़ा, सब में ये वाली चीज़ तो सेम ही आएगी, तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ लग जाएगी फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो उसको फिर हम ऐसे ले सकते हैं, सिग्मा FR सिग्मा GR सिग्मा HR। मतलब कहने का मतलब क्या है, इफ R इज प्रेजेंट ओनली इन वन रो या कॉलम, R का टर्म केवल अगर एक रो में या एक कॉलम में है तो सिग्मा सीधा उसी पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। अगर मान लिया R एक से ज़्यादा जगह है, मान लिया ऐसे F1R F2R F3R और G1R G2R G3R और H1R H2R H3R। ठीक है, एक से ज़्यादा जगह है, मतलब कहीं कहीं मान लीजिए यहाँ R नहीं है, वो चलेगा। बट अगर केवल एक रो में या एक कॉलम में नहीं है R, तो फिर ऐसे डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। फिर तो हम इसको क्या करेंगे, देन टू फाइंड सिग्मा डेल्टा R इज इक्वल्स टू 1 से n, फर्स्ट इवेल्युएट डेल्टा R इन टर्म्स ऑफ R, देन यूज सिग्मा, तब सिग्मा यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि डेल्टा R इज इक्वल्स टू 1 R 2 R -1 3 R+1। ठीक है, 2
R1 मान लें ये। अब ये ना तो एक रो में आ रहा है, एक से ज़्यादा रो में आ रहा है, ना एक कॉलम में आ रहा है, एक से ज़्यादा कॉलम में आ रहा है। देन फाइंड सिग्मा डेल्टा R इज इक्वल्स टू 1 से 20। ये ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज एक रो या कॉलम में नहीं आ रहा है तो पहले हमने इसको इवेल्युएट कर दिया, मान लिया इसके रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर दिया। तो 1 इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस R स्क्वायर प्लस R माइनस R इंटू दिस R माइनस 1 2R प्लस 1, ये ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू ये हट गया, दिस इंटू दिस R स्क्वायर माइनस R दिस इंटू दिस माइनस 6। सो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर नेट कितना आया, इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस 2R प्लस R माइनस R, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, एक R स्क्वायर आ गया प्लस का, ये आ गया 2 प्लस का और आ गया 3 माइनस 1, तो 2R स्क्वायर। ठीक है। फिर R का कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3R माइनस का R कितना हो गया, प्लस का 2R और माइनस का 2R, तो R का टर्म 0। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से आएगा ही नहीं, यहाँ से माइनस 12, तो माइनस 9, नेट इतना आ गया। अब अगर हमें सिग्मा R बराबर 1 से 20 डेल्टा R चाहिए तो दैट विल बी सिग्मा R बराबर 1 से 20 2R स्क्वायर माइनस 9 अलग कर दिया, तो दिस इज 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सिग्मा R स्क्वायर का फॉर्मूला। कांस्टेंट अगर लिखा है तो n टाइम्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ टर्म कितने हैं 20, तो 20 इंटू 9, यही आंसर आता है। अगर मान लें केवल इसी में R होता है, यहाँ R नहीं होता, तो हम सीधा सीधा सिग्मा अंदर ही ले जाते, ऐसी सम कर देते। ठीक है। तो ये हो गया समेशन, सिग्मा लगाने का तरीका। अब देखो समेशन एंड इंटीग्रेशन दोनों एक ही बात है। इंटीग्रेशन भी समेशन होता है, बस इंटीग्रेशन में जो सम होता है दैट इज बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का सम, और यहाँ पे सिग्मा जो लगाते हैं उसमें जो सम होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल का सम होता है। ठीक है। तो इसी को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, सेम चीज, फर्स्ट लेट डेल्टा x बराबर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी डी ई एफ, तो डी एक्स चाहिए। अगर x केवल एक ही रो या कॉलम में है तो सीधा इंटीग्रेशन वहीं कर सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स एच एक्स डी एक्स ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट है, सेकंड इफ डेल्टा एक्स बराबर वही अपना f1x, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है उसकी तरफ, वो समझ में आया तो ये अपने आप आ जाएगा, f3x g1x g2x g3x एंड h1x h2x h3x। then to find integration of delta x dx, first evaluate delta x in terms of x। of course डेल्टा x को x के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो x के टर्म्स में आंसर आएगा, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, अगर इसको इवेल्युएट करेंगे सारे टर्म्स में x है, इसको अगर इवेल्युएट करेंगे तो कट पिट के जो आंसर आएगा x के टर्म्स में आएगा। ठीक है। देन इंटीग्रेट,
ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिग्मा निकालना या ये करना एक जैसी चीज़ है। चलो अब आगे चलते हैं। समेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मतलब सबसे अच्छी एनालॉजी जो है वो है अपनी प्रोडक्ट रूल की। तो जैसे अगर f इंटू जी लिखा है, ये ठीक है, डिटर्मिनेंट के के लिए भूल जाओ। अगर f इंटू जी लिखा है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि एक बार में एक टाइम में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, बाकी को ऐसे लिखा नहीं दिया। तो अगर हमने f इंटू जी को डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा f डैश जी प्लस जी डैश एफ। तीन फंक्शन लिखे f g h, तो उसको डिफरेंशिएट करते समय क्या होगा, एक बार f को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को ऐसे रहने दिया g और h को, फिर g को डिफरेंशिएट किया, फिर h को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को ऐसे रहने दिया, और ये जो तीन टर्म मिले इनको जोड़ लिया। तो डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन में भी ये होगा। अगर मेरे को डिटर्मिनेंट्स को डिफरेंशिएट करना है तो एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट किया। पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि रो वाइज करना है कॉलम वाइज करना है। अब मान लिया रो वाइज करना है तो एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो को छेड़ा नहीं। फिर ऐसे ही दूसरी बार किया, ऐसे तीसरी बार किया, तीसरी रो के लिए। ठीक है, तो अगर मान लिया एक डेल्टा लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे रो वाइज r1 r2 r3 या कॉलम वाइज c1 c2 c3, तो डेल्टा डैश एक्स क्या होगा अगर हमने रो के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, प्लस फिर r1 r2 r3 प्लस फिर r1 r2 r3। ठीक है, तो एक बार में पहली को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो ऐसे ही, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी दो ऐसे ही, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी दो ऐसे। ये तो हो गया अगर हमें रो के रिस्पेक्ट में करना है। अगर कॉलम के रिस्पेक्ट में करना है तो भी ऐसे ही है, c1 c2 c3, कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार रो कर दिया दूसरी बार कॉलम कर दिया। अगर एक बार हमने रो वाइज किया है तो फिर सब में रो वाइज ही होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे अगर एक बार फर्स्ट कॉलम तो फिर एक बार कॉलम 2 और एक बार कॉलम 3, ऐसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन, लेट डेल्टा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1 3x क्यूब प्लस 5। देन फाइंड डेल्टा डैश 1। ठीक है, तो ऐसे डेल्टा डैश 1 लिखने का मतलब क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करो और फिर उसमें x की जगह 1 रखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन,
डेल्टा डैश एक्स इज इक्वल्स टू, रो वाइज डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2x टू 9x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, बाकी जो दोनों हैं वो ऐसे ही रहेगा, x + 1 x + 2 8x + 1 x + 7, बाकी दो रो को ऐसे लिखा, प्लस अब दूसरी वाले को डिफ्रेंशिएट किया 2 1 8 और बाकी ऐसे ही x + 1 x + 2 x + 7, ये हो गया x² + 1 2x + 1 3x³ + 5 प्लस तीसरे वाले में क्या किया, थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट किया 1 1 1, बाकी दोनों ऐसे ही x² + 1 2x + 1 3x³ + 5 और यहाँ आ जाएगा 2x x + 1 8x + 1, ठीक है। दिस विल इम्प्लाई x = 1 रख दिया, तो डेल्टा डैश 1 इज इक्वल्स टू, पहले वाले में 1 रखा तो याद आएगा 2 2 9 2 2 9 2 3 9, सॉरी 2 3 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, प्लस दूसरा में रखा तो 2 3 8 2 1 8, दिस विल बी 2 3 8, तीसरे वाले में रखा तो 2 3 8 2 2 9 1 1 1, तो ये देखो 0 हो गया क्योंकि R1 और R2 बराबर है, ये भी 0 हो गया क्योंकि R1 और R3 बराबर हैं, केवल इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको इवैल्यूएशन करने के लिए चलो यहाँ लिख ही लेते हैं, डेल्टा डैश 1 बराबर इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया, तो 2 2 1, मतलब कॉलम 1 को घटा दिया बाकी दोनों में से, तो आ जाएगा 1 0 0 और ये हो जाएगा 6 7 0, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 7, ये आंसर हो गया हमारा। नोटेड डाउन। चलो और एक क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन लेट f(x), g(x) and h(x) are quadratic expressions and define kx is equals to also if k2 is equals to 8 then find k3। सही है, मतलब f, g और h तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हो गए, उससे हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का एक्सप्रेशन आएगा, उस फंक्शन को हमने kx बोल दिया। फिर इसने बोला कि जो k की वैल्यू है वो 2 रखने पे 8 आएगा, तो 3 रखने पे क्या आएगा।
तो देखो कुछ बच्चों का ये टेंडेंसी होता है ऐसी तुक्का मारने का ना, कि K2 बराबर 8 है तो 2 का क्यूब आ रहा है, तो फिर वो सोचेंगे फिर तो K3 का भी क्यूब आ जाएगा, 27 आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए जानबूझ के वैल्यू ऐसे दिया जाता है कि कोई ऐसे सोचे और गलत आंसर मारे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम ऑफ कोर्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, रो वाइज। तो पहला हो गया एफ डैश जी डैश एच डैश, एफ डैश जी डैश एच डैश। रो 1 को डिफरेंशिएट किया, रो 2 और रो 3 जैसा लिखा था वैसे लिखा रहने दिया। अब रो 1 को ऐसे लिखा रहने दिया, रो 2 को डिफरेंशिएट किया, जी डबल डैश एच डबल डैश, और रो 3 को ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस रो 1 और रो 2 को ऐसे लिखा रहने दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। ये ऐसे ही क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0 एज रो 1 इज आइडेंटिकल टू रो 2, दिस इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, एज रो 2 इज आइडेंटिकल टू रो 3, ये ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पिक्चर में आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अगर एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप है क्वाड्रेटिक, और उसको हम 3 बार डिफरेंशिएट करें तो 0 आ जाएगा। पहली बार डिफरेंशिएट करें क्वाड्रेटिक को लीनियर आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करें कांस्टेंट आ जाएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करें तो 0 आ जाएगा। तो इसमें तीनों टर्म खुद ही 0 0 0 हो गए, तो इसको ऐसे बोलेंगे एज रो 3 इज आइडेंटिकली 0, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, के डैश एक्स 0 हो गया। के डैश एक्स 0 होने का मतलब क्या है कि के एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि के एक्स, के की वैल्यू हर जगह बराबर आएगा, के एक्स बराबर K2 बराबर K3, सब जगह वैल्यू बराबर आएगा, और ये 8 के बराबर है, तो इसलिए K3 भी कितना होगा, 8, यही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू फॉलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स ठीक। तो देखो मान लिया हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है। एक है डेल्टा 1, 3/3 का ले लेते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। एक दूसरा डिटर्मिनेंट है X1 X2 X3, Y1 Y2 Y3, Z1 Z2 Z3। ये 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो जो प्रोसेस से मल्टीप्लाई करने पे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी एक 3/3 का ही डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। मतलब अगर हमने लिखा डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, तो यहाँ पे भी एक 3/3 का ही डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। उसमें मतलब हमें 9 प्लेसेस भरने हैं। ये देखिए, ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात क्या है, देखो डिटर्मिनेंट तो अल्टीमेटली तो एक नंबर ही है। तो अगर मेरे से कोई ये पूछे कि क्या हम 2/2 एंड 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर इज हाँ, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर ही है ना। अल्टीमेटली तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक नंबर है। और जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है वो भी एक नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबरों को, मतलब 2 डिटर्मिनेंट, एक 2/2 का एक 3/3 का है, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन इज इक्वलेंट ऑफ आस्किंग कि क्या हम 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर इज ऑब्वियसली यस, ठीक है। बट उसको फिर हम इस प्रोसेस से नहीं कर पाएंगे,
फिर तो हम अलग अलग इवेल्युएट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबरों की तरह। प्रोसेस क्या है, पहले तो तुम देखो ऐसे देखो कि मेरे को यहाँ पे 9 चीज़ें चाहिए, ठीक है, 9 जगह भरेंगे। कैसे भरेंगे, हमने इसका पहला रो उठाया x1 x2 x3, उसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ा, मतलब a1 x1 प्लस a2 x2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, तो a1 x1 a2 x2 a3 x3, ये ठीक है, इनको जोड़ा तो जो एलिमेंट आया वो हमारा एक एलिमेंट हो गया इस डिटर्मिनेंट का। अब x1 x2 x3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, दूसरा एलिमेंट आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया, तीसरा एलिमेंट आ गया, तो वो 3 एलिमेंट मान लिया हमने ऐसे रख दिए। फिर सेम चीज़ y के साथ रिपीट किया, y1 y2 y3 को इससे मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, चारों चीज़ वैलिड है। दिखने में ये जो डिटर्मिनेंट आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इन डिटर्मिनेंट वी कैन मल्टीप्लाई रो रो, रो कॉलम, कॉलम रो एंड कॉलम कॉलम। अब ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी आगे चल के एक चैप्टर आएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल ये अलाउड है, रो कॉलम, और कुछ अलाउड नहीं है। कॉलम रो, कॉलम कॉलम ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। क्यों अलाउड नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं। मैट्रिक्स को डिफाइन ऐसे किया गया है। अगर मैं बोलूँ कि 2 + 3 5 ही क्यों होता है, तो वो तो हमने बेसिक डेफिनेशन है ना, सम की हमने एक डेफिनेशन बनाई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 2 + 3 5 होता है। वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया था कि x1 x2 x3 उठाया और इससे मल्टीप्लाई किया, वो बेसिकली रो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, शुरू करते समय तो हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे भी मल्टीप्लाई कर लें, बट एक बार जब हमने शुरू कर दिया, मान लिया हमने रो मल्टीप्लिकेशन चालू किया, तो फिर रो ही रहेगा, उसके बाद हम रो कॉलम नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जैसे इसमें अगर हमने रो मल्टीप्लिकेशन किया, इसकी पहली रो उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो वो ऐसे आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है। अब x1 x2 x3 को b1 से मल्टीप्लाई किया, अब चाहे उसको ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, ठीक है। तो अभी तो ऑप्शन है, बट जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे वैसे ही फिर उसके आगे सब कुछ फिक्स हो जाएगा। मतलब मान लिया हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा, तो कितना आ जाएगा, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3। ये तो ऑप्शन था, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते थे। अब कोई ऑप्शन नहीं, अब सब कुछ फिक्स हो गया कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके कॉलम में रखा है, तो तीसरे को भी अब कॉलम में रखना पड़ेगा, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। ऐसा करने से x1 x2 x3 का काम खत्म। अब सेम चीज़ y1 y2 y3 के साथ, तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3, सॉरी हाँ सही है, c3 y3। तो x1 x2 x3 ने पहला कॉलम बना दिया, y1 y2 y3 ने दूसरा कॉलम बना दिया। अब z1 z2 z3 तीसरा कॉलम बना देगा, तो यहाँ से आ जाएगा a1 z1 प्लस a2 z2 प्लस a3 z3, ठीक है। फिर ऐसे ही b1 z1 प्लस b2 z2 प्लस b3 z3, ऐसे यहाँ पे c1 z1 c2 z2 प्लस c3 z3। ये हो गया रो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रो के बाद तुम कॉलम कॉलम, कॉलम रो कॉलम कैसे भी कर सकते हो, ये ठीक है। ऑल थिंग्स आर अलाउड, दिस इज वैलिड। अब देखो क्या है, ठीक है, हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो डिटर्मिनेंट में टफ क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से जो टफ साइड पे होगा, उसमें क्या होगा, इस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, इस तरह का डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, और मेरे को
ये पहचानना पड़ेगा कि दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो अगर हम इसको ऐसे ही इवेल्युएट करने बैठ जाएं, मान लिया हमने दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू इस तरह की चीज़ें करें, तो दिख रहा है कि इट विल बी वेरी कम्बरसम, वेरी लेंदी, ठीक है, पागल हो जाएंगे लगभग। तो वैसे तो नहीं होगा। तो चैलेंज कहाँ पे आएगा, अच्छे क्वेश्चन क्या बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो रिलेटिवली सिंपल होगा, उनका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा आराम से, फिर उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और वो क्वेश्चन हमने बोला ईजी नहीं है ये, ठीक है, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन हैं। उस तरह की जो चीज़ें हैं देखें कैसे, दो चीज़ में ब्रेक होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो हम बता सकते हैं, लाइंस ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस। वो ये है कि इस तरह का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, अगर ये 3/3 का है तो देखो यहाँ 3 टर्म्स होने चाहिए। अब उसमें भी कुछ केस में ये हो सकता है कि एक माने ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो दो टर्म ही दिखाई देगा। तो दिस यू हैव टू एडजस्ट। ये तो हमें अपने दिमाग में खुद ही सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये 3 टर्म ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बहुत बड़ा हिंट क्या है पहचानने के लिए कि अगर मैं इसको रो वाइज देखूं तो पहली रो में A1 A2 A3 फिक्स्ड है, A1 A2 A3 तीनों जगह आ रहा है। दूसरे में B1 B2 B3 तीनों जगह आ रहा है। तीसरे में C1 C2 C3 तीनों जगह आ रहा है, ठीक है। एंड अगर हम कॉलम वाइज देखें तो X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 ये तीनों जगह आ रहा है। ये चीज़ें हमें ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहचानना कि रो वाइज कुछ चीज़ कॉमन आनी चाहिए, कॉलम वाइज कुछ चीज़ कॉमन आनी चाहिए, इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। ये सुन के कुछ बच्चों को लग रहा हो यार ये तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसमें बड़ी बात है क्योंकि अगर X1 X2 X3 भी ABC के फॉर्म में हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह, कुछ पता नहीं लगेगा कि X1 X2 X3 किसको बोलें, ABC किसको बोलें। वो इतना ईजी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अगर मेरे को प्रोडक्ट में ब्रेक करना है तो क्या क्या हिंट लेना है कि एक तो ये 3 चीज़ों का सम होना चाहिए, पहली बात। फिर मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि रो वाइज क्या चीज़ फिक्स्ड है, कॉलम वाइज क्या चीज़ फिक्स्ड है। ये ठीक है, जो रो वाइज चीज़ें फिक्स होगा उससे तो पहला डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उससे तो एक डिटर्मिनेंट बन गया। और जो कॉलम वाइज फिक्स्ड हैं उससे दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2। अब इसको चाहे रो वाइज रखो चाहे कॉलम वाइज रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रो मल्टीप्लिकेशन था। अगर मान लिया मैं बोलूं कि कॉलम रो कैसे होगा, कॉलम रो का मतलब पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो इसका तो अभी रो ही उठेगा, ये तो रो ही लिखा है। तो X1 X2 X3 अब इसका कॉलम उठेगा, तो अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा A1 X1 प्लस B1 X2 प्लस C1 X3। इसको अगर मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो X1 X2 X3 तो ऐसे ही रहेगा, A2 B2 C2 हो जाएगा। तो A2 B2 C2, फिर यहाँ हो जाएगा A3 B3 C3, और X1 X2 X3 तो रहेगा ही, X1 X2 X3 X1 X2 X3। जब X1 X2 X3 का काम खत्म हुआ तब Y1 Y2 Y3 उठाया, फिर उसके साथ शुरू हो गए ऐसे। तो फिर A1 प्लस B1 प्लस C1, A1 प्लस B1 प्लस C1, A1 प्लस B1 प्लस C1। इस बार क्या उठाया था हमने, Y1 Y2 Y3, ये ठीक है। ये हो गया कॉलम रो। ऐसे अब तीसरा टर्म आ जाएगा, उसमें A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1। इस बार बस आ जाएगा Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। हमने दो डिटर्मिनेंट दे रखा, उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इज़ वेरी इजी। मेन चैलेंज कहाँ पे आएगा, उल्टा। उल्टा मतलब कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दे रखा हो और
उसको हम कन्वर्ट करें। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट इसको अगर हमने ओपन किया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, फिर कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, ये तो हो गया पहला कॉलम। कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन आर, ये दूसरा कॉलम हो गया। फिर कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी, यहाँ आ जाएगा कॉस पी कॉस आर, ठीक है, साइन पी साइन क्यू साइन आर। ये देखिए, अब यहाँ पे भले ही मैंने दिखाई ना दे रहा हो कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ समेशन, बट अगर हम फॉर्मूला लगाएं उसके बाद ऐसे लिखने तो काफ़ी चीज़ें क्लियर कट दिखने लग जाएंगी। अब इसमें क्या है, देखो कि अगर मैं ऐसे देखूं तो कैन यू सी कि कॉस पी साइन पी कॉस पी साइन पी फिक्स्ड है फर्स्ट रो में, दूसरी रो में कॉस क्यू साइन क्यू कॉस क्यू साइन क्यू कॉस क्यू साइन क्यू फिक्स्ड है, ऐसे तीसरे में आर वाला फिक्स्ड है। कॉलम वाइज देखें तो कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए, दिस मच शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, अब तो तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए कि वाओ ये तो क्रैक हो गया। बस एक छोटा सा ग्लिच क्या है कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम ब्रेक करेंगे 3/3 के दो डिटर्मिनेंट्स में, तो दिस प्लस समथिंग ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो कॉस पी साइन पी तो ठीक है, तीसरा नंबर कहाँ गायब हो गया, मतलब तीसरा नंबर नहीं है, गायब के नहीं हो गया, तीसरा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने टेंशन नहीं लिया, हम उसको 0 लिख लिया अपनी तरफ से ना। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि रो वाइज कॉस पी साइन पी फिक्स्ड था फर्स्ट रो में, तो कॉस पी साइन पी 0, दूसरे में क्या फिक्स था, कॉस क्यू साइन क्यू तो फिर 0, तीसरे वाले में कॉस आर साइन आर फिर 0, ये हो गया। ये तो हमने देखा रो वाइज। कॉलम वाइज पहले में क्या फिक्स था, कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए, तो कॉस ए साइन ए 0। अब इसको चाहे तुम रो वाइज लिख लो चाहे कॉलम वाइज लिख लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को वी कैन ऑलवेज इंटरचेंज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी अगेन रो कॉलम रो ऑल आर वैलिड। तो कॉस ए साइन ए हो गया, कॉस बी साइन बी हो गया, कॉस सी साइन सी हो गया। ठीक है, काम तो बेसिकली हमारा इसी ने कर दिया, अब इसकी जरूरत ही नहीं है दूसरे डिटर्मिनेंट की, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका एक कॉलम 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। अब चाहे दूसरे वाले की वैल्यू कुछ भी हो, इस पूरे की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, तो आंसर कितना आ गया 0।
ठीक है, फेयरली सिंपल अगर हमें दिख जाए तो। क्वेश्चन 2, लेट SR is equals to alpha raised to power R plus beta raised to power R plus gamma raised to power R, ठीक है, then evaluate S0, S1, S2, S1, S2, S2, S3, S3, S4. Solution. ठीक है, ये इवेल्युएट करना है। एस आर हमने किसको बोला है? अल्फा रेस्ट पावर, बीटा रेस्ट पावर, गामा रेस्ट पावर। अगर पावर में आर है तो एस आर हो गया। तो इस हिसाब से एस जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 0, बीटा की पावर 0, गामा की पावर 0, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। S1 कितना हो गया? आर की जगह 1 ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4। ठीक है, अब 3 समेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस 3 को भी हमने क्या किया? 1 + 1 + 1 लिख लिया। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट में बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो जो ईच टर्म है वो भी प्रोडक्ट होना चाहिए 2 टर्म का, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो अगर ये फॉर एग्जांपल अल्फा क्यूब है तो अल्फा क्यूब को आई कैन थिंक प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। अब वो जो 2 टर्म है वो 1 और अल्फा क्यूब भी हो सकता है, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो पहले चीज़ तो हम ये डिसाइड करें कि ऐसे जाने पे क्या चीज़ फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस 1 को वी कैन ट्रीट एज 1 × 1, इस अल्फा को आई कैन ट्रीट एज 1 × अल्फा, 1 × अल्फा स्क्वायर। तो मतलब ऐसे जाने पे 1 1 1 फिक्स्ड है। फिर ऐसे जाने पे अल्फा × 1, बीटा × 1, गामा × 1 ऐसे मान लिया, अल्फा × अल्फा, बीटा × बीटा, गामा × गामा, अल्फा × अल्फा स्क्वायर, बीटा × बीटा स्क्वायर, गामा × गामा स्क्वायर। तो ऐसे जाने पे 1 1 1 फिक्स आ गया, ऐसे जाने पे अल्फा बीटा गामा फिक्स आ गया। ठीक है, ऐसे जाने पे फिर हम वो उसमें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर फिक्स आ गया। अब अगर इसमें से अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर फिक्स्ड है तो यहाँ तो बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर अल्फा बीटा गामा फिक्स्ड है तो अल्फा बीटा गामा के साथ 1 1 1, अल्फा बीटा गामा के साथ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा के साथ अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इसमें बोला कि 1 1 1 मतलब रो वाइज देखें तो 1 1 1 फिक्स्ड है, अल्फा बीटा गामा फिक्स्ड है, और यहाँ अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर फिक्स्ड है। तो कॉलम वाइज भी यही है, इसमें 1 1 1 फिक्स है, अल्फा बीटा गामा फिक्स है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर फिक्स्ड है। मतलब अल्फा बीटा गामा जब यहाँ से लिया और अल्फा बीटा गामा जब यहाँ से लिया तो ये वाले टर्म्स बन रहे हैं, दैट यू कैन सी। तो जो रो वाइज फिक्स्ड है वो तो पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, और जो कॉलम वाइज फिक्स्ड है वो इनटू दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया देन इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये हमने आज सबसे पहला ही क्वेश्चन किया था कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर,
कैन बी रिटन एज a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे बोला था हमने। तो उस लॉजिक से इट कैन बी, अच्छा रो वाइज हो कॉलम वाइज हो एक ही बात है, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को वी कैन इंटरचेंज एनी टाइम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके। सो उस प्रॉपर्टी से साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, पहले वाला डिटर्मिनेंट, एंड दूसरा डिटर्मिनेंट भी यही आ जाएगा, इसलिए इसका स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लिया। क्वेश्चन 3, इवैल्यूएट a माइनस एक्स, a माइनस वाई, a माइनस जेड का स्क्वायर, ये। तो देखो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को फील आ जानी चाहिए कि ऐसे a फिक्स्ड है, b फिक्स्ड है, c फिक्स्ड है, ऐसे x, y, z। ठीक है, तो इससे मतलब एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में तो नहीं है, बट ये क्वांटिटीज़ तो फिक्स्ड है, तो फील तो आ जानी चाहिए कि मेरे को इसको वी कैन ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। तो हो गया 2ax एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर, 2az प्लस जेड स्क्वायर। तो ऐसे सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 2c माइनस 2c जेड जेड जेड, ये। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट उसी टाइप की फॉर्मेट में है कि हमने बोला था कि दो दो का प्रोडक्ट होना चाहिए और रो वाइज एंड कॉलम वाइज चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो क्या गलती कर दिया, एक्स एक्स स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर। अब सही, ठीक है। तो इसमें x फिक्स है, इसमें y, इसमें z, इसमें a b c से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो इसमें तो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2a 1, ये ले लिया, तीनों जगह प्रेजेंट है। इसमें b स्क्वायर माइनस 2b 1, c स्क्वायर माइनस 2c 1। इसमें अगर हम देखें तो देखो a स्क्वायर जा चुका है तो साथ में 1 बचा, माइनस 2a जा चुका है तो साथ में x बचा, 1 जा चुका है तो एक्स स्क्वायर, तो 1x एक्स स्क्वायर, ऐसे इधर 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, ये फिक्स्ड है। इसका क्या, वेरी सिंपल, माइनस 2a 1, b स्क्वायर माइनस 2b 1, c स्क्वायर माइनस 2c 1, ये एक डिटर्मिनेंट में रख लिया, इंटू 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो एक नेगेटिव बाहर आएगा,
और इस -2 को बाहर निकाला तो -1 इंटरचेंज करने की वजह से, -2 कॉमन निकालने की वजह से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ ABC बचा, A² B² C², ये 1 1 1 x y z x² y² z², तो दिस इज इक्वल्स टू 2। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये वही डिटर्मिनेंट है जहाँ आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन चालू कराया इस लेक्चर में, तो दैट इज़ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये भी वही चीज़ लिखी है, बस ABC की जगह x y z लिखा है, तो वो आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप लॉजिक इज pretty clear, pretty straightforward. If you are able to follow, then it is obvious question.